नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओमादित्य द्विवेदी। लखनऊ में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर आज बड़ा बयान दिया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी ना पैदा हो पाए। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि मूल निवासी की जनसंख्या कम हो जाए और किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ती चली जाए, जिससे अराजकता फैलने का खतरा रहता है। सीएम ने कहा कि ऐसा ना हो कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड का जो प्रतिशत है वो ज्यादा हो और मूल निवासियों की संख्या कम रह जाए। सीएम योगी ने कहा कि आबादी का असंतुलन हर उस देश के लिए चिंता का विषय है जहां की धार्मिक जनसांख्यिकी प्रभावित होती है और एक वक्त के बाद वहां अराजकता के साथ साथ अव्यवस्था जो है वो जन्म लेती है। उन्होंने कहा कि ऐसे में जब भी हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो समान रूप से एक समाज में हर जाति, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके एक व्यापक कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। एक निश्चित पैमाने पर जनसंख्या इस समाज की उपलब्धि भी है, लेकिन ये उपलब्धि तभी है जब समाज स्वस्थ और आरोग्यता की स्थिति को अपनी जागरूकता के माध्यम से प्राप्त कर सके। स्किल मैन पावर अगर हमारे पास है तो समाज के लिए एक उपलब्धि होती है, लेकिन जहां पर बीमारी हो, अव्यवस्था हो, पर्याप्त संसाधनों का अभाव हो, वहां पर जनसंख्या विस्फोट अपने आप में एक चुनौती भी होती है। 100 करोड़ जनसंख्या होने में दुनिया को, मानव सृष्टि को लाखों वर्ष लगे होंगे, लेकिन 100 करोड़ से 500 करोड़ होने में मात्र 183-185 वर्ष के अंदर ही इतनी लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। 500 करोड़ से 800 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त करने में उससे भी कम समय लगा है। यानी इस वर्ष के अंत तक इस संभावना है कि दुनिया की आबादी 800 करोड़ यानी 8 अरब के आंकड़े को छू देगी। भारत 135 से 140 करोड़ की आबादी का देश बन रहा है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है और जनसंख्या की जो स्पीड है यह आने वाले कुछ ही दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश देश के अंदर आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। 24 करोड़ से अधिक की आबादी वर्तमान में है और अगले कुछ ही वर्षों के अंदर ये 25 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। जनसंख्या अगर हमारे पास है और उसके पास पर्याप्त संसाधन है, स्टेट के पास या देश के पास पर्याप्त संसाधन है, वह स्वस्थ है, वहां पर उनके लिए हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, तो समाज के लिए एक उपलब्धि मानी जा सकती है। लेकिन जब यही अभाव से, अस्वस्थता के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से वह किसी विपरीत परिस्थिति का सामना कर रहा है, वह अपने आप में एक चुनौती है और उस चुनौती को ध्यान में रखने के लिए ही यह विश्व जनसंख्या दिवस पूरी दुनिया की मानवता को बचाने के लिए यह संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया के अंदर जो अनेक दिवस दिए हैं उनमें से विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई यह जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, इसके स्थिरीकरण के बारे में व्यापक जागरूकता के अभियान के साथ जोड़ने का कार्यक्रम है। जागरूकता का एक कार्यक्रम अत्यंत मायने रखता है और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इस दिशा में हमें
केवल स्वास्थ्य विभाग इसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि इससे संबंधित सभी विभागों को इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। हर तबके के लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। आखिर ग्रामीण विकास और पंचायती राज, नगर विकास इससे दूर क्यों? शिक्षा विभाग इससे दूर क्यों है? अन्य उन विभागों को जिनकी बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। इसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं आशा बहनें, आंगनवाड़ी की कार्यकर्तियां, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षकगण इस जागरूकता के कार्यक्रम को तो आप सुन रहे थे योगी आदित्यनाथ को। इतने बड़े सूबे के मुखिया हैं, साफ तौर पे 11 जुलाई यानी आज के दिन जिस तरीके से जनसंख्या दिवस मनाया गया, उसमें कार्यक्रम आयोजित हुआ, साफ तौर पे उन्होंने कहा कि एक वर्ग विशेष की जनसंख्या अगर बढ़ती चली जाएगी, जो मूल निवासी हैं उनकी जनसंख्या कम होगी तो कहीं ना कहीं अराजकता फैलेगी। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं हो, शिक्षा क्षेत्र हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हों, इन सब लोगों को काम करना होगा। जिला पंचायत स्तर पर प्रधान जो हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में काम करें। लोगों को बताना होगा, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना होगा कि हम विश्व गुरु तभी बन सकते हैं जब जनसंख्या में हमारा नियंत्रण होगा। आपको बता दें, इस वक्त अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो विश्व पटल पर हमारी जो जनसंख्या है उसका परसेंटेज लगभग 18% है। भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश है। ये जो उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी राज्य की है। सभी राज्यों में 25 करोड़, अगर देखा जाए तो 5वें नंबर का एक देश मान लिया जाएगा। हमारे पास जो भूमि है वो 2% है, पीने का पानी 4% है, जनसंख्या 18%, और दिन पर दिन हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं जनसंख्या विस्फोट का खतरा जो है वो भविष्य में दिख रहा है। इसीलिए शायद आज योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। अब इसके कुछ राजनीतिक मायने भी हैं। राजनीतिक मायने कैसे हैं? क्योंकि जो एक वर्ग विशेष है वो कुछ पार्टियों को वोट डालता है, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की बात होती है उनके लिए। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का जब चुनाव था, 20-80 की लड़ाई बता दी थी योगी आदित्यनाथ जी ने। इसी तरीके की बयानबाजी होती है। कुल मिलाकर के अगर यूपी की बात कर लें तो डीएम फैक्टर यानी दलित प्लस मुस्लिम बराबर गवर्नमेंट मायावती बना चुकी है। माई फैक्टर बात कर लें, मुस्लिम प्लस यादव इक्वल्स टू गवर्नमेंट यानी कि सरकार। मतलब फैक्टर हैं, काम करते हैं। ये जो मजहबी फैक्टर है ना, ये बहुत कारगर होते हैं। इस पर किस तरीके से राजनीति की जाती है
ये आप और हम सभी जानते हैं किस तरीके से बयानबाजी से इससे लाभ लिए जाते हैं। और इसी पर सीधा सवाल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। जल्द होंगे हाजिर, आप देखते रहिए सीधा सवाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सीधा सवाल में। तो लखनऊ में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर आज बड़ा बयान दिया गया, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं ब्रेक में जाने से पहले। और इसी खबर पर, इसी मुद्दे पर हमारे साथ एक मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार इसके मायने क्या हैं, इस बयान के, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, विकास से क्या ताल्लुक है इसका। और हमारे साथ कांग्रेस से मोहित दीक्षित जुड़ रहे हैं। सर आपका स्वागत है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से फैसल सिद्दीकी साहब जुड़ रहे हैं। सर आपका भी स्वागत है जेएमटी न्यूज पर सीधा सवाल पे। सीधा मैं रुक करना चाहूंगा फैसल सिद्दीकी साहब, जनसंख्या नियंत्रण कानून के फायदे बता दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अराजकता फैलेगी एक वर्ग विशेष की जनसंख्या बढ़ने से। अभी आपने स्वयं बताया कि विश्व में 2.4% भूभाग भारतवर्ष के हिस्से में जी, आबादी हमारी 18%, हम विश्व की आबादी में हिस्सा 18% रखते हैं। जल संसाधन के रूप में हमको 4% का। तो कुल मिला के ये जो जनसंख्या विस्फोट की ओर अग्रसर भारतवर्ष है, इसको रोकना अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया ये स्टेटमेंट निश्चित रूप से इस प्रदेश में इस जनसंख्या नियंत्रण को कंट्रोल में करने में सक्सेस होगा, ये मेरा मानना है। ठीक है मोहित दीक्षित जी, राजनीति शुरू हो गई है। सद्दुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं अभी जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति नहीं है, तो क्या वैसी स्थिति का वेट करना चाहिए और उसके बाद इस तरीके के कानून लाने चाहिए, या जिस तरीके के प्रावधान रखे गए, अगर 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो उनको सरकारी 77 तरह की सरकारी जो सुविधाएं हैं उससे योजनाओं से वंचित रह जाएंगे। अगर वो पिता नौकरी कर रहे हैं, 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो फिर प्रमोशन नहीं मिलेगा उनको। तो सर ऐसे में अगर जनसंख्या कम होगी तो जो बेरोजगारी है वो नहीं रहेगी, विकास की रफ्तार बढ़ जाएगी सर, और ऐसे में जो हमारे सीमित संसाधन हैं उनका दोहन कम होगा सर। ओम जी बिल्कुल सही बात कही आपने। जी। जनसंख्या और हमारे संसाधन कहीं ना कहीं ये अनुपातिक होते हैं। तो जनसंख्या को रोकने के लिए जनसंख्या को प्रभावी बनाए रखें, जिससे कि हमारे संसाधन है उनका कहीं ना कहीं बेहतर इस्तेमाल हो सके। इसको लेकर के हम देख रहे हैं सन 1992 से लगातार योजनाएं लाई गई, जिसके फलस्वरूप आज ये स्थिति हुई। एक समय जब 2.5% प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ती थी, आज वो 1% से भी कम हो गई। तो कहीं ना कहीं ये सरकारों के प्रयासों से ही हुआ और जागरूकता लोगों के बीच में आई, लोगों ने जागरूकता देखा और संसाधनों का जब बात हुई उसको लेकर के जब सरकार ने कुछ नियम लगाए, उन नियमों को फॉलो करना, मानना, और कहीं ना कहीं जागरूकता सबसे प्रमुख चीज रही। और उस जागरूकता ने आज जनसंख्या विस्फोट की स्थिति, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट को रोकना कहीं ना कहीं हर जिम्मेदार व्यक्ति का एक नैतिक धर्म है। तो उसके लिए, उस धर्म को अपनाने के लिए, उनको जागरूक रखने के लिए उनको शिक्षा देनी पड़ी। सबसे मूल चीज है जो शिक्षा। अगर आप शिक्षित होंगे तभी आप अपने भविष्य के बारे में सोच सकेंगे, अपने घर के भविष्य के बारे में सोच सकेंगे और अपने देश के भविष्य के बारे में सोच सकेंगे। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या अशिक्षा मुख्य कारण रहा, और शिक्षित करने के लिए जो प्रचार यूज किया गया, जिस तरीके से लोगों के मन में, जहन में एक इमेज बनाने की कोशिश की गई जो कहीं ना कहीं आपको हितकर लगी कि जनसंख्या, जब हमारी घर की जनसंख्या कम होगी तो हम संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर, राजनीति शुरू हो गई सर, बेहतर हो रही। नहीं, पूरी बात मैं कह लूं, मैं राजनीति पे भी आऊंगा अभी। तो आपने अभी बताया जिस तरीके से हमारे पास अगर भूभाग देखे तो जितने प्रतिशत 2.4 या 2.5% है, और जनसंख्या हमारे देश की 18% है। तो कहीं ना कहीं हमारे सरकारों की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम संसाधनों को बढ़ाने की कोशिश करें जनसंख्या के अनुपात में। पर होता क्या है, आज इस तरीके की सरकार हमारे चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो,
इस तरीके की सरकारों को बना दिया गया है जो संसाधनों को बढ़ाने में, जब संसाधनों को बढ़ाने की जगह जब घटाते, जब हम पाते हैं न केवल प्रदेश में, हमारे देश में 24 करोड़ लोग आज गरीबी से नीचे जा चुके हैं। 2014 के बाद के ये आंकड़े हैं। आज खुद प्रधानमंत्री बताते हैं विदेशों में जाकर के कि 80 करोड़ को हम फ्री अनाज देते हैं। तो आज कहीं ना कहीं वो संसाधन पैदा करने के लिए हमारी सरकारें कहीं ना कहीं अपने को कमतर पा रही हैं। तो उसको दूर करने के लिए, उसको बनाने के लिए आज एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया। जब वो अच्छी बातें करते हुए जा रहे थे तो वो वापस अपने ट्रैक में आए। जो उनका, जो आपने भी उसका उदाहरण 80-20 और इस तरीके के एक फहरिस्त है बड़ी लंबी, वो वापस उसमें लौट आए और उन्होंने वापस एक बात करी कि हमें सांख्यिकी, क्या आपको मालूम नहीं है, क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये मालूम नहीं है सांख्यिकी या जो ये पारिस्थितिकी होती है, ये जानवरों, इंसानों, इन सब का जो पर्यावरण एक स्ट्रक्चर उसको लेकर के होती है। तो क्या आप मनुष्यों को एक जानवरों की कैटेगरी में ला करके बताने जा रहे हो कि सांख्यिकी बढ़ेगी, घटेगी तो अराजकता फैल जाएगी? क्या आप भेद कर रहे हो कि हमारे एक वर्ग का मनुष्य बढ़ेगा तो दूसरा हो जाएगा, दूसरे वर्ग का मनुष्य बढ़ेगा तो मनुष्य? क्या आप मनुष्यों में भेद कर रहे हो? क्या आप मनुष्यों की जातियों में, वर्गों में बांट करके किस तरीके की बात करना चाहते हो? मैं मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं, उनके आपके माध्यम से जो भी भाजपा के हमारे साथी बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मनुष्यों को जानवरों की कैटेगरी में रख करके वर्गों से अराजकता का उदाहरण देते हुए ये किस तरीके की साइंटिफिक लॉजिकल बात कही है आपने? इसका हमको कृपया करके हमारे साथी बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। फैसल जावेद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपका स्वागत है सर। आप देर में जुड़ पाए हमसे। आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं। फैसल जी के पास मुझे जाना है पहले। बड़ी हास्यास्पद बात है कि देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती रहे और देश की सरकार का यह दायित्व बनता है कि उस बढ़ती हुई जनसंख्या की व्यवस्था, आप देखिए कि एक संसाधनों की एक सीमा होती है, उससे अधिक की आप अपेक्षा करके जनता जनार्दन में जो जनजागरण होना चाहिए वो जनजागरण नहीं, आप ये चाहते हैं कि पूरी तोहमत सरकार पे लगा दी जाए कि सरकार संसाधनों की व्यवस्था नहीं करे। भैया आपकी सरकारों में जो अनाज, सरकार ने जनजागरण नहीं किया, किस सरकार ने जनजागरण नहीं किया? जनसंख्या को लेकर के हम जो हमारे जो हम 1992 में सुनते आ रहे हैं, नहीं आप बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं। आप बात को गलत वे में ले जा रहे हैं। नहीं आप बताइए ना, आप उस आपको मैं ये कहता हूं, नहीं मेरा बिल्कुल मैं बता रहा हूं, मेरा नहीं, जो आपने मेरी बात को अलग करके में एक हास्यास्पद रूप देने का, ये बहुत गंभीर विषय, ये बहुत गंभीर हास्यास्पद आकार में आज आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। जो संसाधन, क्या संसाधन के लिए हरित क्रांति नहीं लाई गई? क्या संसाधन के लिए श्वेत क्रांति नहीं लाई गई? संसाधन के लिए श्वेत क्रांति लाई गई, संसाधन के लिए हरित क्रांति लाई गई, संसाधन के लिए सरकारों का काम है। आप बता रहे हैं क्या संसाधन बढ़ाए नहीं गए? क्या श्वेत क्रांति नहीं लाई गई? क्या हरित क्रांति नहीं लाई गई? संसाधन बढ़ाना हमारी सरकारों का काम होता है। क्या औद्योगिकीकरण नहीं लाया गया? इसका मतलब जनसंख्या नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अब मैंने ये कतई नहीं बोला, मैंने कतई ये नहीं बोला, मैंने कतई मैंने आज बोल रहा हूँ जनसंख्या एक बहुत गंभीर समस्या है। ये आपका आरोप है, ये आपका निरर्थक आरोप है। जनसंख्या एक सबसे बड़ा कारण है, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या बढ़ना एक सबसे बड़ी समस्या है। ये मैं आज बता रहा हूं, उसको गलत वे में आप ले जाकर के, बट सरकारों को बचाव के लिए जब सरकारें नहीं पीछे कर पा रही है कि 24 करोड़ लोग हमारे गरीबी के रेखा नीचे पार जा रहे हैं, जब सरकारें उनका संसाधन नहीं दे पा रही है, तब सरकारें ऐसा बता रही है, वर्ग और धर्म में बात करके जनसंख्या को भी बताने की कोशिश कर रही है। कौन सी अराजकता हो जाएगी बताइए ना मुझको, कौन सी अराजकता हो जाएगी? क्या आपको में बात करके देश की जनता ज्यादा हमारा साइंटिफिक बताता है देश किसी जानवर की संख्या मोहित जी प्लीज सुन लीजिए। अब दूसरा मुद्दा कह देंगे जी जल्दी, बहुत मैंने कितनी बात की घुमाएंगे बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल आप बीच में बात नहीं करने दे रहे, आप पूरी बात में कहने नहीं दे रहे मेरे बीच की।
मोहित जब जी, मेरे आरोप को आप गलत तरीके से बता रहे हो, जनसंख्या बढ़ने को जनसंख्या को सबसे बड़ी समस्या मानते हुए सरकार अपनी जो जिम्मेदारी है उससे नहीं बच सकती है। आज सरकार को संसाधनों को जनता के लिए बनाए रखना ये बहुत मूलभूत जरूरत है। और आज की डिबेट ऐसे ही करते हैं। मैं जो इनका दूसरा मुद्दा था उसको बोलता हूं, भैया से उस प्रश्न का जवाब मांगता हूं। वर्ग विशेष किसको मुख्यमंत्री जी ने किया, ये आप बताइए ना, ये आप बताइए ना, आप बताइए ना वर्ग विशेष को बता करके आप जानवरों की चल रही है। आपने पारिस्थितिकी को विशेष में जानवरों की स्थिति बना दी, आपने सांख्यिकी को जानवरों की स्थितियां बना दी। पता नहीं पड़ेगी चैनल लेकिन आपको नहीं आएगा, आप मगरमच्छ के आंसू लेकर के घूमते हैं। हम 24 करोड़ जो आपने गरीबों को गरीबी रेखा से नीचे पहुंचा दिया, उनके लिए आंसू आ रहे हैं आज। वो वर्ग विशेष 80 करोड़ और राशन में पाले हो उसके लिए आंसू आ रहे हैं। जिनको आप संसाधन नहीं दे पा रहे हो, जिनको आप रोजगार नहीं दे पा रहे, जिनको आप नौकरी नहीं दे पा रहे, उनके लिए आंसू आ रहे हैं। आप बात को गलत में मत लेके जाइए, आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ठीक है, जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जावेद अहमद जी, सीधा उनका रुख करेंगे। जावेद जी, ये मुद्दे आखिरकार राजनीतिक रूप कैसे ले लेते हैं सर? इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीतिक देख ली जाती है सर, वोट बैंक नजर आ रहा है हालांकि यहां पर भी सबको। देखिए ओम जी, राजनीति तो अपना काम करेगी, राजनीतिक दल राजनेता वो तो हर समय वोट तलाशेंगे, इसमें कोई चिंत और परंत नहीं है। लेकिन ये गंभीर विषय है, ये कोई आज का विषय नहीं है और इसमें गंभीरता के साथ हम लोगों को स्वयं चिंतन मनन करना चाहिए। मेरा भी योगी जी बयान पे एक दो शब्दों पे है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण काम, देखिए कानून देश में बहुत है और कानून के बाद भी क्या उन कानूनों का उल्लंघन नहीं हो रहा, क्या हत्याएं नहीं होती, चोरी नहीं होती, डकैती नहीं होती। कानून भी बनना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से आज कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत के जो मुखिया हैं या स्थानीय निकाय, उसको यहीं तक क्यों किया गया। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि ये बड़े राजनेता, बड़े राजनीतिक दल अपने को क्यों उस दायरे से बाहर रखने का प्रयास करते हैं। क्या सांसद और विधायक के लिए जनसंख्या नियंत्रण नहीं महत्वपूर्ण है? क्या जो मान्यता प्राप्त देश के राजनीतिक है, जो पदाधिकारी हैं जिनको तमाम सुविधाएं भी सरकार से मिलती हैं, वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, क्या उन लोगों के ऊपर ये नियम नहीं लागू किया जाना चाहिए? निश्चित रूप से कानून भी बनना चाहिए। सर इस पे एक रिपोर्ट आई थी सर, मैं आपको बता दूं सर, जावेद सर, इस पे रिपोर्ट ही आई थी सर कि उन पर ये जो लोग हैं उनको चुनाव न लड़ने दिया गया है सर। उत्तराखंड का मामला भी जैसे आया था, ऐसी बातें थी उसमें सर। अब आगे देखना ये होगा कि इसका ड्राफ्ट कैसे तैयार होता है, या अगर कानून लाती है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट या केंद्र में कानून बनता है तो सर देखना ये होगा और देखना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में जनसंख्या। और अगर जनसंख्या कंट्रोल में होगी तो सर हर चीज में हम काम कर पाएंगे, स्वास्थ्य सेवा में अच्छा कर पाएंगे, शिक्षा में अच्छा कर पाएंगे, और भी विकास की जो चीजें काम होने वो भी होंगे सर। जावेद जी, ये एक बड़ा मुद्दा है। निश्चित रूप से आपका कथन बिल्कुल सत्य है। हाँ। और इस पर हमें उसी सत्य की जमीन पर चलते हुए इसके लिए प्रयास करना चाहिए। कांग्रेस ने एक बार किया था, लेकिन उसका बड़ा विरोध हुआ। ये विरोध नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ देश के लिए भी हमें और आपको सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दे पर आज मैं एक बात नहीं समझ पाया, वर्ग तो समझ में आता है कि वो उनका राजनीतिक एजेंडा है, लेकिन मूल निवासी क्या है? ये मूल निवासी और जो भारतवासी नहीं है उनका संतुलन कैसे बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय है। ये कहां से आंकड़े आए हैं, इस पर भी एक बहस होनी चाहिए। जवाब ले लेते हैं फैसल जी से। लेकिन उससे बड़ी बात अगर हर विषय पर ये देश राजनीति करेगा, राजनीतिक दल राजनीति करेंगे, तमाम धर्म गुरु अगर राजनीति करेंगे, एक कहेगा पर नियंत्रण होना चाहिए तो दूसरा कहेगा नहीं हमारे धर्म के पढ़ने के लिए। चिंता का विषय ये है, इस पर एक कानून बनाकर सबको एक राय हो। आगे भाई पानी हमारे पास नहीं है, रोजगार हमारे पास नहीं है, शहरीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है। जी फैसल जी, मूल निवासी का शब्द, जो मूल निवासी शब्दों का उन्होंने उपयोग किया,
योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मूल निवासी कहीं संख्या में कम ना हो जाए और वर्ग विशेष का जिक्र किया। सर, आपको नहीं लगता सर कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बार फिर वो चीज देखी जा रही, क्योंकि आगे 2024 चुनाव नजर आ रहा है और बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में सर रहती है, और आप पर इल्जाम बहुत लग रहा है सर इस वक्त कि जो देश का माहौल है वो खराब हो रहा है, और ऐसे में ये बयान ये बहुत कुछ दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं अब एक वर्ग विशेष की जो जनसंख्या है, सद्दुद्दीन ओवैसी ने जैसा कहा था कि बीजेपी या आरएसएस वाले जो लोग हैं वो हमारी जनसंख्या बढ़ने से डर रहे हैं। सर, ऐसे में एक आंकड़ा है, आपको बता दूं कि 44% जो महिलाएं हैं हिंदुओं की, उनमें सर 2 से कम बच्चे हैं और लगभग 40% महिलाएं, परसेंटेज यही कुछ था सर। तो 2 से कम बच्चे मुसलमानों में, ऐसा जिक्र, और हर परिवार का जिक्र करें तो 3.6, मतलब ये रेशियो सर निकाला था मैंने जब मैं रिसर्च कर रहा था। हाँ फैसल जी, आप ही के पास आ रहा हूं, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग क्यों सर? बस आप भी क्या उन लोगों के बीच में शामिल हो गए हैं? हाँ। जिन्होंने अपने मन से इस वर्ग विशेष को मुस्लिम समाज के साथ जोड़ा? नहीं सर, मैं नहीं शामिल हुआ। मैं अभी पहले जावेद अहमद साहब ने कहा सर, मैं अपनी बात कह लूं। इससे पहले सीए एनआरसी कानून आया, जिस कानून के अंतर्गत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को हम भारतवर्ष में सीए के अंतर्गत ला रहे थे। हमने उसको पढ़ा नहीं, और पूरे देश ने एक प्रोपेगेंडा बना दिया कि मुसलमानों के खिलाफ बहुत काम हो रहा है। भैया, क्या इन तीनों देशों में से किसी भी देश में मुसलमान अल्पसंख्यक था? इन तीनों देशों के अल्पसंख्यकों की जब बात चल रही थी तो निश्चित रूप से वो हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, इन धर्मों की बात चल रही थी ना। वहां पे ये लोग, जैसे अब हम आपके पॉइंट, अब मैं आपके मुद्दे पर हूं, मैं आपके आपने मैं मूल निवासी को ब्रीफ करता हूं, मैं आपको मूल निवासी शब्द का स्पष्टीकरण देना चाहता हूं अपने विवेक से। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर नहीं आ रहा हूं, लेकिन मैं अपने विवेक से आपको कहता हूं कि मूल निवासी कौन है। मूल निवासी इस देश में वो है जो इस देश की मूल हिंदू संस्कृति से प्रेरणा प्राप्त करता है। जो किसी विदेशी संस्कृति से प्रेरणा प्राप्त करता है, मैं उस व्यक्ति को इस देश का मूल निवासी कतई नहीं मानता हूं, कतई स्वीकार नहीं करता हूं। यहां से आपको मेरे ख्याल से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गए मूल निवासी शब्द की व्याख्या आपको समझ में आई होगी। दूसरी बात, अब आप ये कहेंगे कि फिर आप किनको कह रहे हैं कि मूल निवासी नहीं है? वो जो विदेशी संस्कारों से तो हिंदू होना धार्मिक आधार पे ये एक अलग विषय है, लेकिन भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति को हिंदू होना सांस्कृतिक आधार पे ये अति आवश्यक चीज है, और आज की सरकारें ये करवा के इस देश में मानेंगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। क्योंकि हिंदू संस्कृति कहीं पे आपको अलाउ नहीं करती है कि सल्तन से जुदा करती, क्या कहीं क्या ये भारत देश की संस्कृति आपको इसकी परमिशन देती है कि आप कानून से हट के बात करें सल्तन से जुदा? हिंदू संस्कृति और भारतीय परंपरा इस चीज का विरोध करती है। जब इस देश की बेटी अगर कुछ गलत भी कहती है, सपोज जैसे गलत नहीं लेकिन गलत भी कहती है, तब उसकी फोटो पे जब 10 से 15 साल के बच्चों से पेशाब करवाया जाता है। इन ऐसे विचार के लोगों की आबादी को सबसे पहले कंट्रोल करना होगा, वरना असंतुलन का नुकसान अन्य शरीफ लोगों को भुगतना पड़ेगा इस देश में। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से यह बात कही गई। मोहित दीक्षित जी, आपका रुख करना चाहूंगा सर। साफ तौर पे फैसल सिद्दीकी साहब जिस तरीके से बता रहे थे, हालांकि इनके मन में उस तरीके की बातों के लिए गुस्सा भी है जैसा जिक्र कर रहे थे। सर, जनसंख्या कानून आएगा सर, मूल निवासी उन्होंने जस्टिफाई कर दिया सर। जनसंख्या कानून तो सर हर एक के लिए ना सर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई हो, सभी के लिए है सर। तो अब इस पे राजनीति करना कहां तक सही है सर? अगर जनसंख्या से संबंधित कानून आएगा, हर एक को बोला जाएगा हर एक परिवार 2 बच्चे पैदा कर सकता है, अगर उससे ज्यादा बच्चे पैदा करता है तो जो सरकारी योजना है उनका लाभ नहीं मिलेगा सर। तो उसमें अच्छी चीजें रहेंगी ना सर, और जिसका एक बच्चा होगा तो उसको सर और भी लाभ मिलेंगे सर, ऐसा भी बोला गया है। तो ये गलत कहां से सर दिख रहा है? और राजनीतिक दलों ने सर अभी से बयानबाजी से शुरू कर दी है। मोहित दीक्षित जी, आप सुन लीजिए, आपने देखा भी होगा सर अभी तक। पहले तो मैं आशा करूंगा फैजल भाई हमें मुझे बोलने की नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको पूरा मौका मिलेगा। अभी आप आरोप लगा रहे हो कि इस पर राजनीति शुरू होगी। कौन दल मान नहीं रहा है कि आज जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, या आज ही नहीं, मैंने उदाहरण दिया सन 91-92 से ये जो चालू हुआ है अभियान, इसको बहुत जरूरत तब से आन पड़ी है कि जनसंख्या को नियंत्रित करना। और यही बात रही है कि हमारी आजादी के बाद जो 2.5% पर ईयर हमारी जनसंख्या बढ़ती थी, आज 1% से भी कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं सबसे जो जरूरी चीज है, आप बनाइए नियम, कहां है नए नियम बना रहे हैं आप? ला कर एक
केवल कोरी बातें और इधर उधर तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण वाली बातें करने से इससे थोड़ी ना जनसंख्या का कोई नियंत्रण होगा या कोई निस्तारण होने जा रहा है, ना समस्या का समाधान होने जा रहा है, ना आप हमारी जो जनसंख्या है उनको संसाधन उपलब्ध कराने या बढ़ाने की तो कोई बात ही नहीं हो रही। अब घटाने का लगातार प्रयास दिख रहे हैं और दिखते जा रहे हैं। बट बात यह है कि आज सबसे जरूरी जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए है वो है शिक्षा, और आपकी सरकार आज के तारीख में जो शिक्षा का बजट है वो निरंतर गिरा रही है। आप जाकर के देखिए, अगर आप सच में अगर जिम्मेदारी के साथ चाहते हैं कि अगर जनसंख्या घटे तो कहीं ना कहीं, जैसे आपने उदाहरण दिया कि आज 44% महिलाएं, आज 40% महिलाएं, आज महिलाओं को जागरूक करने का समय है। आज महिलाएं जब जागरूक होंगी तो जनसंख्या नियंत्रण की बातें वो घर पर करेंगी और घर पर उसको स्वीकार किया जाएगा। और आज हमारा जो नवयुवक है, जो हमारी नई पीढ़ी है, वो शिक्षा के माध्यम से ही इसको समाधान की कोशिश कर रही है। और अगर आपकी सरकारों को लगता है कि नहीं इस पे कठोर कदम उठाने की जरूरत है तो आप लेकर के आइए उन कठोर कदमों को। आप उन पे बात नहीं करना चाहते, उन चीजों को लाना नहीं चाहते। आप केवल जैसे अभी पूरा एजेंडा फैजल भाई ने खुद ही बता दिया, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि उन्होंने जो परिभाषा बता करके जिन्होंने जिस तरीके मुद्दे को बदला और ला करके फिर से पता नहीं किस मुद्दे को लेकर के आ गए जिससे आज देश में आग लगी पड़ी है, उस मुद्दे को ला करके इन्होंने भी यहां माचिस लगाने की कोशिश करी। इससे स्पष्ट हो गया कि इनका काम आज जनसंख्या पे बात करना था कि अपनी वही पुरानी जो आग लगाने वाली पद्धति है उसी को ही बढ़ाना था। तो सीधा स्पष्ट है, अगर आप जनसंख्या की बात करना चाहते हैं, जनसंख्या के समाधान की बात करना चाहते हैं तो पहली चीज सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि संसाधनों को, हमारी जनता के लिए जो संसाधन है उनको किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से बनाया जाए, वो किया जाए। और जनता को कहीं ना कहीं चाहे नियमों के माध्यम से हो, चाहे वो, तो सर मानते हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए सर? नहीं, बिल्कुल राजनीति, कतई राजनीति का विषय नहीं है और ना आज तक राजनीति का विषय रहा। मुझे तो आज कोई राजनीति नहीं दिखी, मेरे पार्टी ने तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। हाँ, योगी जी का स्टेटमेंट जिसको लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें जरूर राजनीति दिख रही है। आज आपने मतलब आपने पूरी जो हमारी मानव जाति, मानव सृष्टि है उसकी जो परिकल्पना को एक बिल्कुल पारिस्थितिकी वर्ड से यूज करके, पारिस्थितिकी हम लोगों ने विज्ञान में पढ़ा है तो उसमें जानवर भी आ जाता था, उसमें शेर उसको खाता है, वो उसको खाता, वो उसको, एक पूरी पारिस्थितिकी थी। तो आपने इंसानों में भी एक वर्गों को जनरलाइज करके एक पारिस्थितिकी बना दी कि फलाना धर्म बढ़ेगा, फलाना वर्ग बढ़ेगा तो इससे ये चीजें हो जाएंगी। क्या आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो आपके लिए क्या वर्ग अलग अलग है? अगर किसी वर्ग की जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके नियम बनाइए उसके लिए, ना कि उसके संसाधनों को आप कम करने की कोशिश करिए, ना कि उन पर आरोप लगाइए कि इससे अराजकता, किस तरीके से अराजकता फैल जाएगी मुझे आज तक। और रही बात फैजल भाई ने जिस तरीके से सीए एनआरसी की बात करी, तो क्या हमारे मुख्यमंत्री जी को इतना सेंस नहीं है कि जब कोई बात, कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसमें सीए एनआरसी बोलने में क्या शर्म आ रही? क्या इतना डर गई है हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कि वो सीए एनआरसी का वर्ड भी नहीं यूज कर सकते, जिसको आज जिसके बचाव में अभी हमारे फैजल भाई ने पूरा स्टेटमेंट दिया। तो क्या सीए एनआरसी हमारे मुख्यमंत्री जी अपने मुख से नहीं बोल पा रहे थे? वो वर्ग और वो वर्ग, अब जैसे सीए एनआरसी वाला वर्ग बता रहे, क्या मूल निवासी आप बता नहीं रहे थे कि भारतवासी होगा? जो भारत से जो आ रहे माइग्रेंट, उनकी बात को लेकर के बात कर रहे हैं। आप कब के संदर्भ अपना स्पष्ट कीजिए, आप संदर्भ स्पष्ट करने में डर रहे हैं। तो इतना डर आ गया क्या मेरे मुख्यमंत्री जी को? मैं फैजल जावेद जी के पास जाना है। जावेद जी ये बताइए, अगर वर्ग विशेष की जनसंख्या बढ़ेगी और जनसंख्या असंतुलन होगा तो अराजकता फैलेगी सर, इस तरीके का जिक्र किया है योगी जी ने। कुल मिलाकर के आप इसे कैसे देख रहे हैं सर? ये कहीं ना कहीं मुद्दा जो है, आने वाले जो चुनाव है, अगले साल 9 राज्यों में चुनाव है, इस साल 2 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद सर लोकसभा का चुनाव लगा हुआ है 2024 में सर। तो क्या माना जाए सर, कहीं ना कहीं ये कोई स्ट्रेटजी तो नहीं है सर भविष्य के चुनाव को देखते हुए सर? क्योंकि इस वक्त इस बात को उठाना, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक उसको दूसरे ढंग से करने का प्रयास करेगा जी, और दूसरा उसका अभी नहीं तो कल वो विरोध की तरफ भी जाएगा, कोई ना कोई जाएगा विरोध के लिए। वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को और अधिक सूट करेगा 2024 के लिए, आगे और दूसरे चुनाव के लिए वो सूट करेगा। इसीलिए योगी जी ने सारी गंभीर बातें करते हुए उसमें 2 शब्द इस तरीके के उपयोग कर लिए कि जिससे निश्चित रूप से ये रात बढ़ेगी, आज नहीं बढ़ेगी, कल बढ़ेगी, परसों बढ़ेगी, बयानबाजी होगी सर, बयानबाजी होगी, कब के होगी। और इस बयानबाजी का लाभ बहुत ही बैठे हुए हैं, मैं तो इनसे चाहूंगा कि इस बयानबाजी का पूरा लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा जाता है। वो चाहे मोहित जी करे या ना करे, लेकिन कोई का कोई कर बैठेगा और ऐसी गलती राजनेता करेंगे जरूर।
वो इसलिए कि वो अपना आधार बचाए रखने के लिए अपने समाज को एक संदेश देने का प्रयास करें। और वही संदेश, कानून तो नहीं बनेगा फिलहाल, अभी अगर कानून बनना है तो कोई उत्तर प्रदेश की ही जनसंख्या नहीं तेजी से बढ़ रही है, पूरे देश की स्थिति यही है कि पूरे देश में क्या स्थिति आ गई है। आज सरकार एक तरफ क्या कह रही है कि किसानों से कि आप अपना गेहूं और धान का उपज का रकबा घटाइए, उपभोक्ता मंत्रालय कह रहा है कि उसका रकबा बढ़ाइए, लेकिन अब कृषि योग्य जमीन तो देश में बची है 66%, तो 66% जमीन में अब देश के किसानों के अंदर वो अभी ताकत नहीं रही है कि वो पूरे देश का पेट भर सके। आज जो कहा जा रहा है कि हमने रिकॉर्ड खरीदारी की है, पिछले वर्ष से आधे से कम खरीदारी हुई है गेहूं की, ये रिकॉर्ड पर है। पिछले वर्ष 4,33,000 करोड़ लाख टन की खरीदारी हुई थी और इस वर्ष 1,87,000 टन की खरीदारी हुई है। अंधाधुंध शहरीकरण हुआ है, ये लोग निश्चित रूप से हमारे पास जमीन घट रही है, हम अपनी आबादी का बोझ उठाने में समर्थ नहीं है। 2 बच्चे की बात नहीं है, कानून तो मेरा मानना है कि 1 बच्चे का होना चाहिए। 1 बच्चे का कानून पूरी तरीके से सख्ती के साथ बने और राष्ट्रव्यापी स्तर पर, इस पर राजनीति इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर राजनीति करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये मुद्दा आगे की तरफ धकेला जाएगा, बजाय कानून बनाने के। कानून तो फिर कोई नहीं बनाएगा, बात तक रह जाएगा। कानून बनाने के देखिए, अगर हम बात करें तो तमाम दलों के नेताओं के इस पर बयान आते रहे, भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, सपा के भी हैं, अपने अपने व्यक्तिगत लोगों ने भी, MIM के भी बयान है। अगर उन बयानों के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हम एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप केवल राजनीतिक रोटियां मत सेकिए। और फैसल साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो मूल निवासी का आपने परिभाषित किया है वो नहीं है। अगर कोई आतंकी है, आतंकी है, अगर वो प्रायोजित है कहीं से, तो वो केवल एक समाज में नहीं है, देश के संविधान के प्रति सरकार निष्ठावान है। सरकार को संविधान के प्रति शपथ का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। हर समाज में क्या जो देश के गुप्त सूचनाओं को विदेशों में दे, क्या वो आतंकवादी नहीं है? क्या वो स्लीपर मॉड्यूल नहीं है आतंकवाद का? जिन लोगों ने उसको हम जस्टिफाई भी नहीं कर रहे हैं, जस्टिफाई हमको करना भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। क्रिया की प्रक्रिया, आखिर ये देश कब तक उस रास्ते पर चलेगा? जनसंख्या के मामले पर भी हम क्रिया की प्रक्रिया देखें। सर, इन्हीं बातों पे तो हिंदुस्तान में लोगों को बरगलाया जाता है सर, वोट बैंक की राजनीति होती। फैसल जी, आपके पास आना चाहूंगा, आप काउंटर करना चाह रहे थे मोहित दीक्षित की बात का। मोहित जी की एक बात, अभी मोहित जी ने अपनी बात में शो में ये बात कह दी, किसी के संसाधन कटने नहीं चाहिए। मोहित जी, जनसंख्या नियंत्रण का विषय अलग विषय है। संसाधन इस देश में किस समाज के कट गए, इसका एक उदाहरण अगर मुझे मिल जाएगा तो मेरी जानकारी बढ़ जाएगी कि किस वर्ग विशेष के संसाधन कट गए। शायद ऐसा नहीं कुछ हुआ है। दूसरी बात जो अभी जायद भाई ने कही, जायद भाई ने बिल्कुल अच्छी बात कही कि जो आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं वो किसी धर्म विशेष, मैंने आपकी बात मानी, लेकिन कुछ धर्म विशेष या धर्म विशेष के पैरोकारों को ही यह बात क्यों बुरी लग जाती है जब आतंकवादी मानसिकता की, जब देश विरोधी मानसिकता की बात होती है। मैंने हिंदू संस्कृति का वहां पे किया था जिक्र, मैंने हिंदू धर्म का जिक्र नहीं किया। मैं खुद मुसलमान हूं, मेरी पूजन शैली जो है, मुझे अगर नमाज पढ़ना है तो नमाज पढ़ना है, लेकिन मेरे संस्कार क्या है? मेरे संस्कार भारत माता की जय, वंदे मातरम और राष्ट्रगान के समय खड़े हो जाना है उस स्थान पे जहां पे मैं बैठा हूं। ये जिन जिन लोगों में है, मैं उनको मूल संस्कृति से जुड़ा हुआ इस देश का मूल निवासी मानता हूं। मेरा कहने का अर्थ ये था। आपने दूसरी बात कही कि राजनीतिक रूप से इन चीजों का इस्तेमाल होता है। राजनीतिक रूप से इन चीजों का इस्तेमाल तभी होता है जब आप वर्ग विशेष में मुसलमान को मान लेते हैं, जब कहीं आतंकवादी की बात होती है आप किसी धर्म विशेष, आप नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग वहां पर रोना रोने लगते हैं, अरे ये तो देखिए ऐसा कह दिया। ये हम जब तक अपने दिल से नहीं निकालेंगे, हम ये मान लें कि देश का प्रत्येक नागरिक समान रूप का है, तो ऐसे में जब हम चोर क्लासिफाइड करेंगे, चोर किसी भी धर्म वर्ग में हो, उस चोर को हम निकाल के अलग कर देंगे। जब अच्छा व्यक्ति हम क्लासिफाइड करेंगे तो वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसका हम
सम्मान करेंगे। आप ये वक्त बेवक्त घड़ियाली आंसू से इसलिए बहा लेना क्योंकि इस देश ने इससे सरकार पहली को भी देखा है। इस देश में जो इससे पहली सरकार थी, उस सरकार ने जाने से पहले एक रिपोर्ट तैयार कराई और वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब देश के सामने आई तो उसमें समझ में आया कि इस देश में सबसे पिछड़ा अगर कोई वर्ग है तो मुस्लिम समाज है। इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस को लोग क्यों नहीं लेते? क्या आज तक किसी ने इस बात की जिम्मेदारी ली? क्या किसी मुस्लिम नेता ने आज तक कांग्रेस पार्टी से यह पूछने की हिम्मत की कि भैया आपकी इतनी साल की सरकार में जो आपने हमको आईना दिखाया, उस आईने में हमारी सूरत इतनी खराब क्यों दिख रही है? इस सूरत को अच्छा करना उन सरकारों का काम था जो उन सरकार ने प्रयास नहीं किए। और निश्चित रूप से संसाधन बढ़ाना एक अच्छी चीज है, लेकिन जिस हिसाब से आप हमारी जनसंख्या बढ़ी, हम 1 मिनट में 30 बच्चे हिंदुस्तान में, और विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश चाइना, वहां 1 मिनट में बच्चे पैदा होते हैं 10 और हमारे यहां 30। ये जो 3 गुने का अंतर चाइना और हमारे बीच का, अगर हम इसको कम नहीं करेंगे तो आगे हम जो विश्व गुरु की ओर, और ये इंशाअल्लाह ताला ये मेरा वादा है आपसे कि विश्व गुरु बनने की ओर हम अग्रसर हैं और बहुत कम समय में अगर ये नेतृत्व हमारे साथ रहा तो हम विश्व की सबसे बड़ी ताकत भी बनेंगे, लेकिन जनसंख्या को नियंत्रित करने के साथ मेरे पास जी। ठीक है मोहित जी, जल्दी से लास्ट कमेंट। देखिए, बात फिर वही घूम फिर के आगे फैजल भाई बार बार मुद्दे घूम रहे हैं कि आज जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं अपने मुख्यमंत्री के कथन का। पर मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते इनसे बार बार पूछूंगा कि जब संसाधनों को बढ़ाने की जरूरत है, आप जनसंख्या कम करने केवल बातों की नहीं, अगर नियमों की जरूरत है तो वो कब लेकर के आएंगे? संसाधन बढ़ाने के नाम पर आप कतई पुरानी सरकारों की बराबरी नहीं कर सकते। हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, लिबरलाइजेशन हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, मनरेगा हो, नरेगा हो, जितनी स्कीम्स आई जिनसे कहीं ना कहीं संसाधनों की बढ़ोतरी हुई और लोगों को आज वो सुविधा मुहैया हो पा रही थी कि वो अपना जीवन यापन कर सके, शिक्षित हो सके। शिक्षा का बजट बढ़ा था, आपने शिक्षा का बजट क्यों कम किया? आपने जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, जनसंख्या को घटाने के लिए कौन से प्रयास किए? जो आज गिरिराज जी का स्टेटमेंट और योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट का बचाव करने के लिए आप निकले हो। आप स्कीमों को बताइए, आप संसाधन बताइए। अभी हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक उन्होंने बताया कि आपने अनाज की खरीद, आज आपने अनाज की खरीद 20% कर दी है। पिछले अनाज की खरीद से इस बार 20% हुई है। तो आप क्या किस दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं? क्या बिना संसाधनों के आप जनसंख्या को मारने पर उतारू? आप नहीं बताओगे कि आपकी 24 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे क्यों चली गई 2014 के बाद से? आप नहीं बताओगे कि आपको 80 करोड़ लोगों को 5 किलो का अनाज मुफ्त क्यों देना पड़ रहा है? आप नहीं बताओगे क्योंकि आप कुछ चंद पूंजीपतियों के सहारे अपनी सरकार चला रहे हो और उसी का महिमा मंडन करने के लिए देश को बेचने में लगातार लगे हो। तो आप जनसंख्या के मुद्दे पर कहीं ना कहीं कोई कठोर कार्रवाई करके दिखाएंगे, तब आपको माना जाएगा कि नहीं आप गंभीर है, या अनावश्यक केवल बयानबाजी करके कहीं ना कहीं मालूम लगेगा कि आप केवल राजनीतिक साल करके अपने ध्रुवीकरण करा करके अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं था। आपका भी शुक्रिया सर। सीधा सवाल में वक्त इतना ही था। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से शुक्रिया। कुल मिलाकर के जो कानून आना है जिसका जिक्र हुआ है अभी, और ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। अब देखना ये होगा कि आखिर आगे कौन कौन से बयान निकल करके आते हैं, लेकिन अगर जनसंख्या पे कंट्रोल किया गया तो वाकई अपने देश के लिए बहुत अच्छा होगा। फिलहाल सीधा सवाल में इतना ही। अब देखते रहिए जेएमडी न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।